देश के गृह मंत्री अमित शाह का बेबाक अंदाज ही कुछ ऐसा है कि उनके विरोधी काफी परेशान रहते हैं। अमित शाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाने वालों ने सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। अफवाह भी मामूली नहीं थी। फर्जी ट्विटर हैंडल के जरिए अफवाह फैलाने के मामले में गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। चारों गुजरात के हैं। साइबर क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के आधार पर आरोपितों की पहचान की। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के आयुक्त अजय तोमर ने बताया कि अमित शाह के नाम पर फर्जी ट्विटर हैंडल बनाकर उनके गंभीर रूप से बीमार होने की एक फेक इमेज तैयार करके केएस न्यूज ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वायरल की गई थी। साइबर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में भावनगर के फिरोज खान पठान, सरफराज मेमन और अहमदाबाद के सज्जाद अली नायानी और सिराज हुसैन वीरानी को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच का कहना है कि ऐसी अफवाहों को फैलाकर आरोपित देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। इनसे पूछताछ की जा रही है। जब अफवाहें तेजी से फैली तो आखिरकार अमित शाह ने बयान जारी कर साफ किया कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। अपने स्वास्थ्य को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहां तक कि कुछ लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए ट्वीट कर दुआ भी मांगी है। देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश का गृह मंत्री होने के नाते अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि ये सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहें, लेकिन मैंने कोई स्पष्टता नहीं की। किंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और मेरे शुभचिंतकों ने विगत 2 दिनों से काफी चिंतित होकर चिंता व्यक्त की और इस चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस तरह की अफवाह स्वास्थ्य को और मजबूत करती है। इसलिए मैं ऐसे लोगों से आशा करता हूं कि वो ये व्यर्थ की बातें छोड़कर मुझे मेरा कार्य करने दें और स्वयं भी अपने काम को अंजाम दें। मेरे शुभचिंतकों और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मेरा हालचाल पूछना और मेरी चिंता करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाई उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है। आपका भी धन्यवाद। उन्होंने लोगों से ऐसी अफवाहों को नहीं फैलाने या उन पर विश्वास नहीं करने का भी आग्रह किया। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह जी के स्वास्थ्य के बारे में असंवेदनशील टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। किसी के स्वास्थ्य के बारे में ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाना उन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को ज्ञान दें। उद्धव ठाकरे को जिस बात का डर सता रहा था आखिर वही हुआ। कांग्रेस ने अंतिम समय में विधान परिषद चुनाव में अपने 2 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में उद्धव ठाकरे और विधान परिषद के उपाध्यक्ष नीलम गोरे शिवसेना के उम्मीदवार हैं। शरद पवार भी 2 उम्मीदवार मैदान में उतारने जा रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को ठेंगा दिखाते हुए उम्मीदवार खड़े कर दिए। ऐसा होने से अब चुनाव तय माना जा रहा है। विधान परिषद की सीटों का जो गणित है उस हिसाब से बीजेपी के 4 और महाविकास अघाड़ी के 5 उम्मीदवार आसानी से निर्विरोध चुनाव जीत सकते थे। बीजेपी ने अपने सभी 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया है। चुनाव टालने के लिए अब या तो शरद पवार अपना एक उम्मीदवार वापस लें या फिर शिवसेना, क्योंकि कांग्रेस 2 उम्मीदवारों को लेकर अड़ गई है। महाराष्ट्र में 9 विधान परिषद की सीटों पर 21 मई को चुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के 228 सदस्य निर्वाचक मंडल का काम करेंगे, यानी वोट देंगे। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में 28 नवंबर को शपथ ली थी। उन्होंने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी के प्रमुख के तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। संविधान के मुताबिक अगर कोई विधानमंडल का सदस्य नहीं है और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है तो उसको 6 महीने के अंदर विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है। ऐसा नहीं करने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है। अगर महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तो मतदान होना लाजमी है। एमएलसी का चुनाव गुप्त मतदान से होता है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ जाती है।
महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही क्रॉस वोटिंग का खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगे। ये तभी हो पाएगा जब कांग्रेस और एनसीपी में से कोई एक पार्टी एक सीट पर लड़ने को राजी हो जाए। पूरा देश कोरोना की चिंता में है, लेकिन गांधी वाड्रा परिवार की चिंता पीएम केयर्स फंड है। इस मामले को लेकर पहले सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था, फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, कहीं बात बनी नहीं। लेकिन पीएम केयर्स फंड का कांटा गांधी वाड्रा परिवार को चुभता ही रहा। अब राहुल गांधी ने पीएम केयर्स की ऑडिटिंग की जरूरत ट्वीट कर दोहराई। सवाल यह है कि पीएम केयर्स फंड से कांग्रेस को दिक्कत क्या है? असल में दिक्कत ऑडिट होने से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राहत कोष से है, जिसे पीएम मोदी ने एक तरह से कोरोना काल में अप्रासंगिक कर दिया है। जब जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की थी, तब इस पर कांग्रेस का पूरा अधिकार था। कांग्रेस का अध्यक्ष इसका सदस्य हुआ करता था। 1985 में राजीव गांधी ने इसका पूरा अधिकार पीएमओ के हाथों में दे दिया, लेकिन तब भी इसका ऑडिट किसी थर्ड पार्टी से कराया जा रहा था। इसलिए सोनिया गांधी के बाद राहुल ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे कोरोना वायरस के संकट से निपटने के मकसद से बने पीएम केयर्स फंड का ऑडिट सुनिश्चित करें। उन्होंने ट्वीट किया, पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रेलवे जैसे बड़े सरकारी उपक्रमों से काफी पैसा मिला है। ये महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि इस कोष का ऑडिट हो और पैसे लेने और खर्च करने का रिकॉर्ड जनता के सामने उपलब्ध हो। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि पीएम केयर्स कोष का ऑडिट होना चाहिए। बीजेपी ने अब ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी का कैंपेन ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। लगातार कुछ न कुछ बोलने वाली ममता पिछले एक सप्ताह से खामोश हैं। इसी बात को लेकर बीजेपी ने उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में कोरोना रोकने की दिशा में अपनी नाकामी छिपाने के लिए ममता मीडिया के सामने नहीं आ रही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं कि प्रशांत किशोर के हाथों बंगाल सौंपकर ममता बनर्जी क्वारंटाइन में चली गई हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी का ये कैंपेन कितना तीखा है। ममता बनर्जी बीते एक हफ्ते से मीडिया से बात नहीं कर रही हैं। ममता का मीडिया के सामने न आना ऐसी स्थिति में हो रहा है जबकि देश के तमाम राज्यों के सीएम हर रोज कोरोना की स्थितियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपडेट्स शेयर कर रहे हैं। ममता बनर्जी 30 अप्रैल के बाद से ही मीडिया के सामने नहीं आई हैं। बीजेपी का आरोप है कि ममता अपनी नाकामी से डर गई हैं और इसे लेकर ही पार्टी के नेताओं ने एक हैशटैग बनाया है, जिसका मतलब है डर गई ममता। इस हैशटैग के साथ बीजेपी के तमाम प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने ट्वीट किया। ऐसे ही एक ट्वीट में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा कि डॉक्टर पीपीई किट के लिए चिल्ला रहे हैं, मरीज शवों के बीच रखे हुए हैं, प्रवासी मजदूरों को राज्य छोड़ने नहीं दिया जा रहा और बंगाली लोग घर वापस नहीं आ पा रहे, अस्पताल में लोगों को भर्ती नहीं कर रहे, पुलिस पर हमला किया जा रहा है। ममता बनर्जी की सरकार त्रासदी जैसी है। इसके अलावा बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने लिखा कि ममता बनर्जी आप कहां हैं? कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और टेस्ट्स की संख्या अभी भी बेहद कम है। आप प्रवासियों को वापस लाने की इजाजत भी नहीं दे पा रही और टेस्ट की संख्या भी बेहद कम है। बता दें कि लंबे वक्त से बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी को घेर रही बीजेपी राज्य में ऐसे कई कैंपेन्स चला रही है। साल 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव कराए जाने हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी ने यहां पूरी रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा यहां पर संगठन स्तर पर भी बीजेपी तमाम अभियान चला रही है। कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों पर केजरीवाल सरकार से बीजेपी की ठन गई है। बीजेपी केजरीवाल पर मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगा रही है और इसके लिए बीजेपी ने सच बताओ केजरीवाल नाम से कैंपेन शुरू कर दिया है। असल में केजरीवाल पर मजदूरों को भोजन देने से लेकर राशन वितरण तक के आंकड़े छुपाने के आरोप पहले से लगते रहे हैं और अब दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत के जो आंकड़े सरकार की तरफ से बताए जा रहे हैं वो अस्पतालों के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार कोरोना को काबू करने की नाकामी से बचने के लिए मौत ही नहीं बल्कि कोरोना पॉजिटिव लोगों के आंकड़ों की भी अंडर रिपोर्टिंग कर रही है। बीजेपी ने इसे दिल्ली की जनता से धोखा बताया।
हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी नेताओं को मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। संजय सिंह आरोप लगाते हैं कि संकट की इस घड़ी में बीजेपी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। दिल्ली में कोरोना मरीजों के आंकड़ों को लेकर बीजेपी की प्रदेश इकाई लगातार हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी दिल्ली सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगा चुके हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली में हुई कोरोना से मौतों का असली आंकड़ा सार्वजनिक करें और स्पष्टीकरण दें कि वो मौतों की संख्या क्यों छुपा रहे हैं। लोग सच जानना चाहते हैं। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने अपने एक ट्वीट में कहा कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि दिल्ली की सारी जनता मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहती है कि कोरोना वायरस के सही आंकड़े उन्होंने दिल्ली की जनता से क्यों छिपाए। ये दिल्ली की जनता के साथ छल नहीं तो क्या है। लगता है कांग्रेस आगे की पूरी सियासत एफआईआर और मुकदमों के सहारे करेगी। पहले अर्नब गोस्वामी और फिर सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने ये तो जता दिया कि वे चाहते क्या हैं, लेकिन कांग्रेस अब खुलकर एफआईआर की सियासत करने लगी है। ताजा मामला बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का है, जिनके खिलाफ कांग्रेस ने मामला दर्ज कराया। असल में एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा था, यदि इस समय कोरोना संकट में कांग्रेस की सरकार होती तो हम टेस्ट, उपचार, व्यवस्था, राहत, मदद और तकनीक में सबसे आगे होते। कांग्रेस के इसी काल्पनिक टाइप के ट्वीट पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बात का अंदेशा जताया कि अगर कांग्रेस के काल में कोरोना होता तो कई तरह के घोटाले होते। संबित के इसी ट्वीट से कांग्रेस को मिर्ची लग गई। संबित पात्रा ने एक पोस्टर के साथ रिएक्शन देते हुए पूर्व प्रधानमंत्रियों पर तंज कसा। संबित पात्रा के ट्वीट में कहा गया, यदि कोरोना संकट काल में कांग्रेस की सरकार होती, 5,000 करोड़ का मास्क घोटाला, 7,000 करोड़ का कोरोना टेस्ट किट घोटाला, 20,000 करोड़ का जवाहर सैनिटाइजर घोटाला और 26,000 करोड़ का राजीव गांधी वायरस रिसर्च घोटाला हो जाता। संबित पात्रा ने अपने ट्वीट के साथ पोस्टर भी जारी किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के फोटो को लगाया गया। इस पूरे मामले को लेकर भोपाल से दिल्ली तक कांग्रेस भड़क उठी है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर इस तरीके का हवाला देते हुए आर्थिक और सामाजिक मानहानि का आरोप लगाया गया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास का कहना है कि सीधे तौर पर कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान है, जिस पर एफआईआर बनती है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर हो गई है। एमपी कांग्रेस इस मामले में संबित पात्रा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की कवायद में जुट गई है। कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने संबित पात्रा के ट्वीट को सीधे तौर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान बताया और कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज